गुड मॉर्निंग. विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे हम लोग उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो लास्ट टाइम का हम लोगों का डिस्कशन जो है वो ये टॉपिक जो है हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हुआ था. एंड आज हम लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से वी सपोज टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. लिस्ट और एक्सप्लेन एनी 5 फाइल ऑपरेशन वी कैन क्रिएट अ फाइल. ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था. ओके, इफ़ यू रिमेंबर. सो फर्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा? क्रिएटिंग अ फाइल. एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं. राइटिंग अ फाइल, देन उसके बाद में रीडिंग अ फाइल, रिपोजिशनिंग विद इन द फाइल. करंट पोजीशन पे आपका जो पॉइंटर आएगा उसको हम लोग डिलीटिंग अ फाइल एंड ट्रंकेटिंग द फाइल. द यूजर वांट्स टू इरेज द कंटेंट ऑफ द फाइल बट कीप इट्स एट्रीब्यूट्स. लाइक एक फाइल को डिलीट, उसकी कंटेंट डिलीट करके मैं उसके जगह पे कोई दूसरा फाइल बता रहा हूँ, है ना. तो दिस आर द फाइल ऑपरेशंस. ओके. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत सिंपल सा है, तो इसमें अभी मैं कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. दिस इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन यूनिक्स. देन उसके आगे आपको V7 बोला है. मतलब यहाँ पे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने खुद के फाइल सिस्टम्स रहते हैं. फाइल सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के मदर टंग हो गए, याद रखो. जैसे हम लोगों का हर किसी का एक मदर टंग होता है, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन रीड लाइक आई एम अ गुजराती. So my mother tongue is Gujarati. I can read, write everything in my mother tongue, as well as I can read, write in Hindi, Marathi, English. So क्या हो गया? I belong to some place where Marathi is the regional language, and that's why I can understand Marathi and I can read out Marathi things. ठीक है. सो दैट मीन्स मैं थोड़ा बहुत वो चीज़ों पे वर्कआउट कर सकता हूँ. हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, सो एक्सेप्ट माई मदर टंग आई ऑल्सो नो हिंदी. इंग्लिश बचपन से, मतलब जब से हम लोग अगर कहीं पे अगर ज्वाइन करते हैं, सो इंग्लिश इज कंपलसरी हो गया है. सो इंग्लिश भी आ रहा है. सो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका मदर टंग जो है वो एक लैंग्वेज है, बट उसको छोड़ के बाकी के एज पर द नीड्स आप दूसरे जो लैंग्वेजेस है वो भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं. एग्जैक्टली सिमिलर वे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अपना खुद का कोई एक मदर टंग होगा. दैट इज देयर फाइल सिस्टम, जिसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रीड, राइट, एग्जीक्यूट द थिंग्स. बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई दूसरा लैंग्वेज भी सीखेगा. जैसे मेरा मदर टंग गुजराती है, बट आई कैन टॉक इन हिंदी, मराठी, इंग्लिश, है ना. सो इसका मतलब क्या हो गया? सिमिलर वे दैट इज द टुडेज नीड्स और रिक्वायरमेंट. बराबर है. यू कैन जस्ट इमेजिन कि आई एम स्टेइंग इन मुंबई एंड अगर मुझे सिर्फ गुजराती आता है, देन हु इज गोइंग टू अपॉइंट मी, है ना. अगर मैं आप सबके साथ अगर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बात करूंगा तो जो मेरे लैंग्वेज वाले हैं दे कैन अंडरस्टैंड इट, लेकिन बाकी सबका क्या? सो दैट मीन्स कि आपको अगर बड़े ग्रुप लेवल पे अगर कम्युनिकेट करना है, or else if you want to exchange the data, then we also supposed to know different languages or different file systems. So यहाँ पे हम लोग के पास यूनिक्स का एक फाइल सिस्टम है, लेकिन अब यूनिक्स को अगर कोई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो या तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूनिक्स का मदर टंग आना चाहिए, यूनिक्स का फाइल सिस्टम जो है वो समझ में आना चाहिए, या यूनिक्स को उसका लैंग्वेज समझ में आना चाहिए. लाइक देर आर फ्यू पीपल हुज मदर टंग इज हिंदी. Now they cannot communicate in Marathi or in Gujarati or as well as in English. So how I'm going to communicate with that person now? उसको मेरा लैंग्वेज नहीं आ रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज और हिज फाइल सिस्टम. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन कम्युनिकेट और वी कैन एक्सचेंज द डेटा. क्लियर है? सो आइदर ऑफ एनी वन शुड नो other person's language, then only we can exchange data or we can communicate. Exactly similar way in this operating system scenario as well, either one operating system should be able to interpret or can we read or write files in other operating systems file system, then only the exchange of data is possible in today's time as well. Same thing is goes on with the Microsoft Windows, with Mac or with Linux. These are the three most popular operating system जो आपको हर एक जगह पे मिलेगा, and they can easily read, write और execute things in each other's language. मतलब अगर मैंने कोई Mac पे बनाया हुआ फाइल, I can access it on Windows, vice versa. कोई Linux पे बनाया हुआ फाइल, I can access it on Windows and vice versa.
हर एक चीज पॉसिबल नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट हाँ, यू कैन रीड एंड राइट दोज फाइल्स अगेन, और यू कैन मॉडिफाई दोज फाइल्स, सो दैट इज पॉसिबल ना, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, दैट मच इज इनफ। एंड अगर उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ करना है तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी या पैकेजेस या कोई अलग से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहेगा वो हम लोग देखेंगे। सो अब फाइल सिस्टम है, यूनिक्स का फाइल सिस्टम है, और यूनिक्स का फाइल सिस्टम मतलब क्या हो गया, उसका अपना खुद का मदर टंग। सो यहाँ एज यू कैन सी क्या बोला है, इन दिस फाइल सिस्टम ईच डायरेक्टरी एंट्री कंटेन्स अ नेम एंड अ पॉइंटर। ठीक है, नेम होगा फाइल नेम एंड द पॉइंटर, पॉइंटर मतलब विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन टू द करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नोड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अ मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। So I've stored some file somewhere. अब वो फाइल पीडीएफ वर्जन है, एक्सेल वर्जन है, उसका साइज क्या है, उसका डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, एक्सेट्रा, सम अदर डिटेल्स विच इज प्रोवाइडेड, सो दैट इज द डेटा अबाउट दैट फाइल जिसके अंदर कोई दूसरा डेटा स्टोर्ड है ना। बिकॉज लेट्स सपोज आई हैव क्रिएटेड वन फाइल विद द नेम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे वी हैव दिस फाइल। ठीक है, वी हैव द फाइल नेम क्या हम लोगों का, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस यूनिट 2 and 3। अब दिस इज माय फाइल नेम, so we have some data stored here in this file, which are relevant for the operating system unit 2 and 3. And now when I go to property of this file, I can find information about this file as well, or data about this file as well, like the name, द एक्सटेंशन मतलब कौन से टाइप का ये फाइल है, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, लास्ट मॉडिफिकेशन, साइज ऑफ दिस फाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज देयर। सो दैट इज द डेटा अबाउट डेटा, इसको हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं। सो मेटा डेटा फॉर अ फाइल और डायरेक्टरी स्टोर्ड इन अ करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नोड। द अर्ली यूनिक्स लिमिटेड द फाइल नेम्स। अब देखो स्टार्टिंग में आपके जो फाइल नेम्स होते थे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नए आए थे वो टाइम पे ओनली 14 कैरेक्टर व अलाउड, इससे बड़ा अगर आपका फाइल नेम है तो वो अलाउ नहीं करेगा, तो आपको फाइल नेम छोटा करना पड़ेगा, है ना। सो एक फिक्स लेंथ में होगा। नेम फील्ड्स नाउ इज वेरिंग लेंथ एंड फाइल नेम कैन बी क्वाइट लॉन्ग, लाइक 255 कैरेक्टर जितना आपको परमिशन होता है। द डायरेक्टरी हायरार्की टेक्स 2 steps, गेट आई नोड, गेट द फाइल और सब डायरेक्टरी। अब ये मैंने जो आपको बोला 255 इज अलाउड, इसका मतलब ये नहीं है कि फाइल नेम सिर्फ 255 होगा। इट मीन्स कि आपने ई ड्राइव के अंदर कोई एक XYZ फोल्डर के अंदर देन और कोई एक फोल्डर के अंदर कोई एक फाइल रखा हुआ है, तो उसका टोटल 255 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर वो लिमिट अगर एक्सटेंड होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। एंड कभी कभी आज के जो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उससे थोड़ा सा और बड़ा लिमिट प्रोवाइड करता है। सो दिस शो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज नॉट टू पार्स फाइल नेम फॉर ईच इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, दैट इज वाई ओपन सिस्टम फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हर एक बार आप कोई एक नए कोई एक सॉफ्टवेयर में फाइल कॉल करोगे और उसके हिसाब से हम लोग फाइल में चेंजेस करेंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, यूनिक्स V7 was used in PDP-11 मिनी कंप्यूटर्स। फाइल्स आर प्लेस्ड इन ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर मतलब एक रूट नोड होगा, आपने लिनक्स आर्किटेक्चर पढ़ा रहेगा। रूट नोड होता है एंड रूट के अंदर फिर आपके बाकी के जो डायरेक्टरीज है वो आता है, और उसके अंदर वापस आपके दूसरे डायरेक्टरीज आते हैं। Unix and Linux don't have an architecture or a pattern like Windows, जहाँ पे we have C drive, D drive, and in C drive we have different folders। ऐसा कुछ नहीं होता है आपका। यूनिक्स एंड लिनक्स में वी हैव अ रूट नोड, एंड अंडर दैट रूट नोड को हम लोग फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको सिखाया था, इफ यू डोंट रिमेंबर जस्ट गो एंड रिवाइज फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स। ठीक है, सो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, इन यूएस डायरेक्टरी एंट्री हियर आर द कंपोनेंट्स। फर्स्ट इंडेक्स नोड रहेगा, ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो व्हाट इज द इंडेक्स नोड। So index node represents the number of inode for the file. It has the size of 2 bytes. So 2 byte के अंदर वो index node बताएगा, जिसमें क्या होगा, आई नोड एज एन एट्रीब्यूट क्या क्या बताएगा, फाइल साइज बताएगा ये इंडेक्स नोड, इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिएशन कभी क्रिएट हुआ, लास्ट एक्सेस कब हुआ था, लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ था, इफ दिस फाइल बिलोंग्स टू एनी XYZ ग्रुप, लाइक इफ आई हैव क्रिएटेड अ ग्रुप फॉर FI BSc IT, वो बताएगा। Protection information like whether this file is accessible for read, write or any other operations. Owner of this file,
काउंट ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टरी एंट्रीज दैट पॉइंट टू इंडेक्स नोड, ये सब कुछ बताएगा. व्हेनेवर अ लिंक इज एडेड काउंट इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड व्हेनेवर लिंक इज रिमूव्ड काउंट इज डिक्रीज्ड बाय 1. सो सपोज अगर मैंने ये सेम फाइल को वन ड्राइव पे डाल के वहां से लिंक कर दिया है, सो इसका क्या होगा, एक लिंक क्रिएट हो जाएगा. गेटिंग? Then let's just understand this with one live example. I'll just show you, like just 1 minute. Okay, as you can see here, this is our folder. ठीक है, this is our notes जो हम लोग रेफर कर रहे हैं. If I go to property of this notes, आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो. First, it gives the information कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू दिस फाइल इज गोइंग टू ओपन नेक्स्ट टाइम. टाइप ऑफ फाइल क्या है, पीडीएफ है. देन द लोकेशन ऑफ दिस फाइल, साइज ऑफ दिस फाइल, size of this file on disk, created, when it was first created, when it was first modified, when it was last accessed. एंड यहाँ से मैं उसको रीड ओनली या हिडन भी कर सकता हूँ, है ना. और यहाँ पे जाके मैं उसके ऊपर एडवांस ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकता हूँ. फाइल इज रीड ओनली, allow this file to have content indexed in addition to file properties. If I want to encrypt it, I can encrypt it, compress होके या encrypt होके यहाँ पे store होगा, and next time without this operation ये file access नहीं हो पाएगा. That is the security जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं था. Now if I want to share this file, so यहाँ से हम लोग कर सकते हैं for special permissions और advanced settings. यहाँ पे हम लोग जाएंगे. Authenticated users only allowed to access it. System users, they got the full control. Admin, they also got the full control. And users, they got they have only two permissions: read, execute, and read. यही दो है. आपको दिख रहा है? These are the different type of users or group we have on this system or a computer. Some other details about it. सारे डिटेल्स यहाँ पे आ गए. These are the properties and ये उसके वैल्यूज है. प्रॉपर्टीज क्या है? नेम, टाइप, फोल्डर पाथ, साइज, डेट ऑफ क्रिएट, डेट ऑफ मॉडिफाइड, एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट में क्या आपको दिया है, ओनर कौन है, कंप्यूटर कौन सा है, वो आ गया. देन प्रीवियस वर्जन उसके कौन से थे, प्रीवियस वर्जन कोई नहीं है इसका, यही प्रीवियस वर्जन है. लास्ट रिस्टोर मैंने कभी नहीं किया था, तो उसका कोई दूसरा प्रीवियस वर्जन नहीं है. सो दिस आर फ्यू पॉइंट्स. ठीक है, अब इफ वी गो बैक टू आवर नोट्स, तो यूनिक्स में वो सारी चीज़ें लिमिटेड थे. आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको उससे ज़्यादा डिटेल मिलता है. तो कोई भी एक फाइल जो रहेगा उसके साथ में उसका एक इंडेक्स नोड अटैच रहेगा. इंडेक्स नोड में वो फाइल का मेटा डेटा होगा. मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, एंड देन फाइल के ओरिजिनल जो डेटा रहेंगे वो आएंगे, है ना. यहाँ पे आपका फाइल नेम आएगा. देन नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन विद एग्जांपल सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. सेकेंड चांस. अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है ये हम लोगों को सबको पता है, वी ऑल अवेयर अबाउट इट. सो वो यहाँ पे वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. नाउ सेकेंड चांस में क्या होगा, अ सिंपल मॉडिफिकेशन इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ थ्रोइंग आउट हेवीली यूज्ड पेजेस to inspect R bit and older pages, recently used bit and वो. If it is 0, the page is both old and unused, so it is replaced immediately. उसको उठा के हम लोग बाहर रखेंगे, बाहर से कोई दूसरा यहाँ पे लाएंगे. याद है वो सेम चीज, वो सेम पैटर्न जो हम लोग फॉलो कर रहे थे. द ऑपरेशन ऑफ दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड सेकेंड चांस. क्या होगा, लाइक see the page A through H kept on the linked list and sorted by the time they arrived in the memory. मतलब कौन से टाइम पे कौन सा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये होगा. Now, suppose that the page fault occur at 20th second. The oldest page is A, which arrived at 0 second. When the page started, if A has the R bit cleared, it is evacuated from memory either by being written to the disk if it is dirty or just abandoned if it is clean. अब दो चीज है, ये जो डर्टी पेजेस है, डर्टी पेजेस का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बहुत प्रॉपरली बताता हूँ. I have a Word document. ठीक है, I'll just open one Word file. ध्यान से देखना.
what we are discussing dirty pages. Okay, what we mean by dirty page ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. सो अब बहुत बार हम लोगों ने कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. आई हैव क्रिएटेड, ओके, आई जस्ट शेयर. वी हैव दिस वर्ड डॉक्यूमेंट. ओके, अरे जस्ट 1 minute. ओके, लेट्स सपोज वी हैव दिस वर्ड डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पे मैंने ये देखो, आई हैव क्रिएटेड दिस वर्ड डॉक्यूमेंट. अब इसमें आई हैव अपडेटेड सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, मैंने एक दो फोटोज ऐड कर दिए इसमें. ओके, सो एवरीथिंग इज एडेड हियर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. यस सर. नाउ मैंने ये फाइल को सेव नहीं किया है, दिस इज अनसेव्ड फाइल. अब जब तक मैं ये फाइल को सेव नहीं करूंगा, द कंटेंट या फिर मेमोरी में ये जो जहाँ पे भी है, दिस रिमेन्स अ डर्टी पेज. व्हेन आई सेव दिस फाइल, अगर मैं यहाँ पे इसको सेव एज कर रहा हूँ, दैट मीन्स अभी ये क्या होगा, टेम्पररी बफर लोकेशन से दिस फाइल विल बी शिफ्टेड टू एनी XYZ लोकेशन जो फोल्डर फाइल में मैं इसको ऐड करूंगा. Until that point of time, this file is considered as, या इसके जो भी पेजेस रहेंगे अलग अलग, that is considered as a dirty pages. ठीक है, यहाँ पे एक दो मैंने इसके फोटोज ऐड किए हैं. सो ये क्या होगा, दिस आर द डर्टी पेजेस. मतलब ये फाइल्स जो है ये अभी बफर में है, टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन पे है, ये अभी तक सेव नहीं हुआ है. तो या तो क्या होगा, ये सेव होगा, या फिर मैं इसको डायरेक्टली मेमोरी से क्लीन कर दूंगा डोंट सेव करके. डोंट सेव मतलब वो डर्टी पेजेस थे, एक बफर पुल होता है. मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी फाइल में चेंजेस करते हो, सो देखो बहुत बार वो जो चेंजेस होता है ना, वो हम लोग फाइल पे, मुझे लगा कि मैंने गलती से कोई चेंजेस ऐसे कर दिए जो वो फाइल पे ज़रूरी नहीं थे, अभी मुझे वो चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, डोंट सेव करके उसको कैंसिल कर दूंगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे ये इसको मैं अगर कैंसिल करता हूँ, ठीक है, सो वो क्या बता रहा है, देखो, डू यू वांट टू क्लोज इट. एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की है ये आपको ऐसे ही रखने हैं, सेव करने तो येस करेंगे तो ये मुझे PDF सेव करने का ऑप्शन देगा. अगर नो करूँगा तो एज इट इज़ ये फाइल बंद हो जाएगा. अगर कैंसिल करूँगा तो कुछ नहीं होगा. मतलब यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर मैंने कुछ चेंजेस किए, आई हैव हाईलाइटेड फ्यू थिंग्स, बराबर है. दिस आर द थिंग्स विच आई हैव हाईलाइटेड हियर. अब यहाँ पे मैं कुछ नोट ऐड कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये सारे मैंने ऑपरेशंस ये फाइल के ऊपर किए. अब इसको मैं एज इट इज क्लोज कर रहा हूँ या चेंजेस के बाद में क्लोज कर रहा हूँ. तो ये जो भी मैंने चीजें यहाँ पे हाईलाइट की है ना, ये अभी डर्टी पेज है. मतलब ये टेम्पररी बफर में स्टोर्ड है, ये परमानेंटली ये PDF के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है. अगर मैं इसको सेव करूंगा तो अप्लाई होगा, नो करूंगा तो यहाँ से ये फ्लश आउट हो जाएगा, कैंसिल करूंगा इट रिमेन्स इन दिस स्टेट ओनली. नाउ जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या PPT या एक्सेल ऐसे कोई फाइल्स का बात करते हैं, आपके पास MS ऑफिस ने आजकल एक बफर प्रोवाइड किया है. आई हैव ओपन एनी XYZ फाइल. मैं उसको सेव करने के पहले मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, या फिर अगर सडनली अगर लाइट चले गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, मैं वो फाइल सेव करना भूल गया या मेरे से वो फाइल सेव नहीं हो पाया, तो वो टाइम पे क्या होगा, आई मीन पहले क्या होता था, MS ऑफिस के पुराने जो वर्जन्स रहते थे उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता था कि जो भी मैंने 2 घंटा मेहनत किया, 3 घंटा मेहनत किया, कोई एक बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन या कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट, नोट्स कुछ तो बनाया, एंड आई फॉरगॉट टू सेव दैट फाइल. सो अब क्या होगा कि अगर आप वो सेव करना भूल गए ना, तो जो MS ऑफिस है ना, वो उसको सेव नहीं करता था, अपने पास टेम्पररी बफर में नहीं रखता था. आज के टाइम पे आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपने कोई एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया,
एक्सेल, कोई भी एमएस ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट बना है, पीपीटी, पावर मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल या वर्ड डॉक्यूमेंट या एनी अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन ऑफिस, एंड सडनली अगर आपका एमएस ऑफिस क्रैश हो गया या फिर सडनली आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया, तो वो टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसने एक टेम्पररी बफर क्रिएट करके रखा है, दैट इज द टेम्पररी मेमोरी। आप नेक्स्ट टाइम जब वापस एमएस वर्ड या एक्सेल या जो भी ओपन करेंगे ना जिसमें आपका डॉक्यूमेंट लास्ट अनसेव्ड था, सो उसमें क्या होगा, उसमें वो जो डॉक्यूमेंट है ना उसको वो वहां पे आपको बताएगा कि देयर इज एन अनसेव्ड डॉक्यूमेंट देयर, आपको अगर उसको सेव करना है दैट गिव्स यू अ परमिशन, ठीक है। और अगर आपको सेव नहीं करना है यू कैन सिंपली जस्ट क्लोज इट और वो वहां से ही मेमोरी से बाहर निकल जाएगा। याद है? मैं अगर आपको एक आधा इमेज बताऊं, we can get this type of, ओके देखो मैं आपको एक इमेज बताता हूँ, ऐसा आपको एक ऑप्शन मिलता है, एज यू कैन सी हियर, ये एमएस ऑफिस है, यहाँ पे आपको रिकवर अनयूज्ड डॉक्यूमेंट, अनसेव डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ऐसा ऑप्शन आता है, या फिर कहीं कहीं पे आपको ऐसा रिस्टोर ऑप्शन आएगा। दिस आर द थिंग्स विच आर पॉसिबल नाउ, है ना। सो कोई कोई प्लेसेस पे ऐसा होगा रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट, मतलब आपने बहुत मेहनत से कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया था, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, हमेशा एक चेक पॉइंट डाल के रखता है। चेक पॉइंट का मतलब क्या होगा, आप कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आपने अगर उसको सेव नहीं किया है, एक ऑटो सेव फैसिलिटी आता है, ऑटो सेव। अब ये जो ओके अब ये जो ऑटो सेव फैसिलिटी है ना, वो एक टाइमली बेस पे आपका एमएस ऑफिस करते रहता है। फॉर एग्जांपल आई से कि चलो एट एवरी 2 मिनट्स और 5 मिनट्स एमएस ऑफिस जो है वो ऑटो सेव फैसिलिटी कॉल करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर कोई एक डॉक्यूमेंट मैंने सेव नहीं किया है मैन्युअली खुद से, तो भी एमएस ऑफिस उसको अपने बफर में सेव कर देगा। एमएस ऑफिस क्या करेगा, इट विल सेव दैट डॉक्यूमेंट इन इट्स बफर। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं वो डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना भूल गया, ठीक है, सपोज अभी 9/9/17 हुआ है, 9/15 को मैंने वो डॉक्यूमेंट का एमएस ऑफिस ने वो डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑटो सेव कॉल किया था, जिससे वो डॉक्यूमेंट के अंदर वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी कंटेंट थे वो सारे टेम्पररी बफर में चले गए, रिकवरी वाला जो मेमोरी है एमएस ऑफिस ने रखा हुआ है वहां पे चले गए। एंड 9/18 पे आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ ऑटो सेव मेरा एमएस ऑफिस क्रैश हो गया या मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, बंद हो गया। तो अब जब रिकवरी ऑप्शन आएगा एमएस ऑफिस या वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट किसी के भी साइड से, तो लास्ट उसने ऑटो सेव जब अप्लाई किया था ना वहां तक का डॉक्यूमेंट में रिकवर कर पाऊंगा। तो लास्ट उसने ऑटो सेव कभी किया था, 9/15 को किया था, 9:15 किया था। तो तब तक के जो भी कंटेंट उसने ऑटो सेव में कैप्चर किए थे, बफर में डाले थे, दोज ऑल डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिकवर्ड। और उसके 3 मिनट उसके ऑटो सेव के बाद में जो 3 मिनट जो भी मैंने कंटेंट डाले थे वो रिकवर नहीं होंगे। सो ये जो ऑटो सेव फैसिलिटी होता है इसका मतलब होता है चेक पॉइंट्स। मतलब मैंने 10 मिनट पे एक चेक पॉइंट डाला, तो अभी अगर डॉक्यूमेंट क्रैश हुआ तो वो फर्स्ट 10 मिनट्स में आपने वो डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ डाला था वो एमएस ऑफिस के टेम्पररी स्टोरेज या बफर में चले गया है, वहां तक आपका डॉक्यूमेंट रिकवर हो सकता है अगर आपने उसको सेव नहीं भी किया तो भी। देन वापस उसके 5 मिनट के बाद में और एक चेक पॉइंट डाल दिया, मतलब अभी 15 मिनट तक के कंटेंट आप रिकवर कर पाएंगे ऑटो सेव से। देन 20 मिनट पे एक चेक पॉइंट डाला, 25 मिनट्स पे डाला, 30 मिनट्स पे डाला, तो क्या होगा, एक इक्वल इंटरवल टाइम पे एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफ कोर्स अपने सारे एप्लीकेशन में ऑटो सेव फंक्शन कॉल करता है। उससे क्या होगा, आप जो भी कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जो भी कुछ कंटेंट ऐड अपडेट डिलीट मॉडिफाई जो भी हुए हैं उसको सबको वो अपने टेम्पररी बफर में सेव कर लेगा। जैसे ही सेकेंड चेक पॉइंट कॉल होगा, सेकेंड टाइम ऑटो सेव कॉल होगा, प्रीवियस वाला वर्जन जो है वो फ्लैश आउट हो जाएगा और लेटेस्ट वाला जो है वो उसके टेम्पररी बफर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज द बेनिफिट। तो अब
ये जो बेनिफिट है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अभी अगर आप नोट्स में देखेंगे, सो आपको जो सेकेंड चांस, पेज रिप्लेसमेंट और ये जो बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ओल्डेस्ट पेज अगर हम लोग कभी निकाल रहे हैं और कभी अगर कोई एक मेमोरी में पेज आपने सेव करने के पहले अगर निकल गया, तो वो टाइम पे हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, बस वो पॉइंट्स के यहाँ पे आपको दिया हुआ है। लाइक यहाँ पे क्या है, पेज लोडेड फर्स्ट एट दिस लोकेशन एंड मोस्ट रिसेंटली लोडेड पेज कौन सा है, एच वाला है, 18 है। नाउ ए इज ट्रीटेड लाइक अ न्यूली लोडेड पेजेस। क्यों? बिकॉज आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया और ए को हम लोगों ने वापस लोड किया। तो वापस लोड किया तो इसके जो कंटेंट थे वो क्या हो गए, वो भी फ्लश आउट हो गए। तो आप अगर आपका कंप्यूटर अगर क्रैश हो रहा है तो आपको ए को चांस तो देना है, लेकिन उसके साथ में उसके जो कंटेंट है उसको भी सेव करके रखना है। बस उसी के बारे में। सो आप ये पढ़ सकते हो। एक्सप्लेन स्वैपिंग, मैंने ऑलरेडी स्वैपिंग बता दिया है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव अ स्वैप मेमोरी। तो रैम के ऊपर जो भी कंटेंट रहेंगे उसके साथ में आपका ये जो कंटेंट है वो स्वैप होगा, राइट? जस्ट 1 मिनट। सो यहाँ पे स्वैपिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होगा, वो सिंपल समझते हैं। स्वैप करने का मतलब चेंज करना, बस वही है। सो वी हैव टू जनरल अप्रोचेस टू डील विद द मेमोरी ओवरलोड। मेमोरी ओवरलोड मतलब आपका मेमोरी फुल हो गया है ना। सो ओवरलोड हैव बीन डेवलप्ड ओवर द इयर्स। द सिंपलेस्ट strategy is called as swapping, consists of bringing each process in its entity, running it for a while, then putting it back on the disk। मतलब क्या हो गया, देर आर सम आइडल प्रोसेसेस जो कुछ काम नहीं कर रहे फिर भी स्पेस रोक के खड़े हैं, और ये जो है वो कहाँ पे रहेंगे, स्टोर्ड ऑन द डिस्क। नाउ सो दे डू नॉट टेक अप द मेमोरी व्हेन दे आर नॉट रनिंग। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी कॉल इट अ स्वैपिंग। अब स्टार्टिंग में हम लोग है ना इसको हार्ड डिस्क पे भेज देते थे, लेकिन वापस जब आपको कॉल करना था तो वापस उतना ही टाइम लगता था वो एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। टू मेक द प्रोसेस फास्ट हम लोग उसको हार्ड डिस्क पे भेजने के बदले मैं उसको स्वैप मेमोरी पे रख दूंगा। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। एग्जाम चल रहा है अभी कंप्यूटर लैब में, 25 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स को बैठने के लिए ही प्लेस है। ओके, सपोज 10 स्टूडेंट्स का ही प्लेस है एंड वी हैव टोटल 60 स्टूडेंट्स। सो अब क्या होगा कि मैं एट अ टाइम 10 स्टूडेंट्स को वहां पे ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। अब मैंने हर एक स्टूडेंट को हाफ एन आवर का टाइम दिया है एग्जाम, अपना एग्जाम परफॉर्म करने के लिए। अब एक स्टूडेंट बाद में आ रहा है, 11 स्टूडेंट, तो मैं क्या देखूंगा कि फर्स्ट जो 10 बैठा है उसमें से कोई आइडल बैठा है जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, या उसको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। सो उसको उठा के मैं क्या करूंगा, ये स्टूडेंट को स्वैप कर दूंगा जो नया स्टूडेंट आया है। अब जो एक स्टूडेंट जो आइडल बैठा था, या तो उसका प्रैक्टिकल हो गया था या फिर उसको याद नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला कि भाई बाहर बाहर बैठ के तू याद कर, याद आ जाएगा, अगेन कम बैक, आई गिव यू कंप्यूटर, यू कैन परफॉर्म दैट प्रोग्राम ऑन दैट कंप्यूटर। तब तक अपने पेपर में तो वो प्रोग्राम लिखने का ट्राई कर, तब तक कोई दूसरा आके प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। सो अब एग्जाम चल रहा है। इमेजिन अगर पुराना सिस्टम अगर मैं यूज करता था तो मैं क्या बोलता था, यू गो, वेट एट योर होम, जैसे ही कंप्यूटर खाली होगा आई कॉल यू बैक। तो अभी एक में क्या है, एक एक रूम में एग्जाम चल रहा है, वहां पे आपका कंप्यूटर लैब है, एंड उसके बाजू में दूसरा क्लासरूम है, वहां पे मैं स्टूडेंट्स को बिठा रहा हूँ। एंड दूसरे सिनारियो में मैं उनको घर पे भेज रहा हूँ कि जा भाई घर पे जाके वेट कर, या फिर गो टू ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, 6 फ्लोर पे एग्जाम चल रहा है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि ओके गो टू फर्स्ट फ्लोर, वेटिंग एरिया में जाके वेट कर, घर पे नहीं भेज रहा हूँ, चलो वेटिंग एरिया में जाके वेट कर, और जैसे ही तेरा नंबर आएगा आई कॉल यू फ्रॉम द वेटिंग एरिया। तो अब एग्जाम 6 फ्लोर पे चल रहा है, वेटिंग एरिया ग्राउंड फ्लोर पे। तो अब जब अगर मैं उसको कॉल करूंगा तो वो ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट लेके एस्केलेटर में ऊपर आएगा, बराबर है। तो तब तक वो जब तक ऊपर आएगा, सॉरी एलिवेटर में, तब तक तो हम लोगों का 5-10 मिनट्स एग्जाम के निकल गए रहेंगे, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा मैनी पीपल आर अप्रोचिंग, कॉलेज में यही होता है कि एक ही हम लोग के पास लिफ्ट है एंड या 2-3 लिफ्ट है, 5 लिफ्ट है एंड मल्टीपल पीपल आर अप्रोचिंग।
तो क्या होगा, जल्दी से नंबर भी नहीं आएगा, क्यू में आएगा। तो जब तक वो ऊपर पहुंचेगा तब तक वापस हम लोगों का सिस्टम जो है वो आइडली पड़ा रहेगा। सो टू मेक द प्रोसेस फास्टर मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर लैब के बाजू का ही एक क्लास में उसको बिठा दूंगा। सो एज सुन एज उसकी ज़रूरत पड़ेगी या प्लेस खाली होगा, मैं बाजू के रूम से उसको बुला के इमीडिएटली कंप्यूटर लैब में प्लेस दे दूंगा। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल। पहले के टाइम पे हम लोग पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वेटिंग एरिया में भेजते थे। उनके पास कंप्यूटर लैब होता था और वेटिंग एरिया होता था, अलग से कोई खाली क्लासरूम नहीं था, दैट इज स्वैप मेमोरी नहीं था, जो आज के टाइम पे हम लोग के पास है। सो यहाँ पे टू जनरल अप्रोच है डीलिंग विद दिस ओवरलोड। जब कभी होगा तो हम लोगों ने क्या किया है, अ सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी कॉल्ड स्वैपिंग कंसिस्ट ऑफ ब्रिंगिंग ईच प्रोसेस इन इट्स एंटिटी, रनिंग इट फॉर अ while, then putting it back on the disk. ठीक है, the idle processes are mostly stored on the disk so that they do not take any memory, but when they are not running, although some of them wake up periodically to do their work and then go to sleep, थोड़ा कुछ काम किया वापस सो गए, इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, वर्चुअल मेमोरी में रखेंगे। सो अदर स्ट्रेटेजी कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी अलाउज प्रोग्राम टू रन इवन व्हेन दे आर नॉट पार्शियली इन द मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी में नहीं है, रैम पे नहीं है वो, लेकिन बैकएंड में कुछ ना कुछ उनका काम चल रहा है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करके वहां पे रखेंगे। द ऑपरेशन ऑफ स्वैपिंग अ सिस्टम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो जैसे वी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ए यहाँ पे है, बराबर है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो हम लोग का फ्री है, देन बी आया, यहाँ का पार्ट जो है वो कम हो गया, देन सी आया, और आपका रैम जो है वो फुल हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट चलेगा, उसके बिना तो कोई काम नहीं चलेगा। तो आपके रैम के ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाई करके रखता है, वेदर इट इज द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और इट इज द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम का एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ साइज जो है वो आपका ओएस के लिए रिजर्व्ड रहता है बाय डिफॉल्ट, उसके बिना आपका कंप्यूटर या मोबाइल चलना ही नहीं है। सो अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड ने आपका जो रैम है उसके ऊपर कोई एक अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा रहेगा, विंडोज लिनक्स मैक सब के लिए ये कॉमन रहेगा। एंड बाकी का ये जो आपका रैम बचा है ना, उसके ऊपर आपके एप्लीकेशंस रन होंगे, दिस इज द मेन मेमोरी। ये आपका इतना मेमोरी है विच इज यूजेबल बाय अदर एप्लीकेशन। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 8 GB ऑफ रैम है, उसमें से आप समझो कि 1 and 1.5 GB जितना तो ओएस के लिए रिजर्व्ड है। सो बचा हुआ जो रैम है उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन लोड होंगे। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इतना पार्ट रिजर्व्ड है हम लोगों का, वो छोड़ के यहाँ पे आपका ए आ रहा है, देन ए के ऊपर यहाँ पे अभी ए और बी दोनों आ गए, देन ए बी सी ऑल थ्री आर देयर। सो अब हम लोगों ने क्या देखा, ए इज द ओल्डेस्ट वन, तो उसको उठा के हम लोग टेम्पररी बाहर रख देंगे, तो इतना स्पेस आपका खाली हो गया, ऊपर इतना स्पेस खाली हो गया। तो अभी वहां पे अब देखो ऊपर वाली जगह पे मैं डी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता था, बिकॉज डी के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है उससे ये स्पेस जो है वो कम है। सो इसके लिए मुझे ए को बाहर निकालना पड़ा, उसके जगह पे मैं डी को लेके आया। देन वापस अगर कोई दूसरा प्रोग्राम जो है ए को वापस आना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओल्डेस्ट प्रोग्राम कौन सा है जो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, उसको उठा के हम लोग बाहर रखेंगे, यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, उसके जगह पे हम लोग ए को लेके आएंगे। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है डायग्राम से, आई होप आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आएगा। नेक्स्ट वी हैव एज अ डिस्क कोटा सिस्टम होता है ना, एडमिशन लेते हैं तो आप देखो कि ओपन कैटेगरी गर्ल्स के लिए रिजर्व रहता है, माइनॉरिटी के लिए रिजर्व रहता है। जैसे अगर सपोज कि वी हैव मिट्टी भाई, तो वहाँ पे गुजराती माइनॉरिटी है, उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहेंगे। देन गर्ल्स के लिए एज पर गवर्नमेंट कोई कोटा रिजर्व रहेगा, SC ST OBC कास्ट के लिए रिजर्व रहेगा, एंड बाद में कुछ ओपन कास्ट के लिए आएगा। ठीक है, सो दैट इज द कोटा। सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी डेस्क के ऊपर आप अगर देखेंगे, सो हम लोग के पास अलग अलग जो है ना कोटा टेबल बना हुआ है कि आपके पास क्या साइज है और उसके हिसाब से आपका कितना पार्ट कहाँ पे स्टोर होगा। सो वी हैव ओपन टेबल एट्रीब्यूटेड डिस्क एड्रेस एंड मेनी अदर थिंग्स आर प्रोवाइडेड हियर। ओके, एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, सॉफ्ट ब्लॉक लिमिट दिया है, करंट ब्लॉक लिमिट, ये सारे जो भी है यहाँ पे हम लोगों ने उनके लिए एक कोटा डिफाइन करके रखा है। फाइल के कुछ वार्निंग्स आएंगे, वो फाइल पे करंट पॉइंटर कहाँ पे है, वो उसका क्या लिमिट है, सॉफ्ट लिमिट क्या है, हार्ड लिमिट क्या है, अगर कोई वार्निंग आया उसको ब्लॉक करने के लिए कुछ साइज हम लोगों ने यहाँ पे दे के रखा है। सो इसके हिसाब से आपका कोटा जो है वो डिफाइंड रहेगा, इसको कोटा पॉइंटर बोलते हैं। ओके, एक्सप्लेन लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फाइल एट्रीब्यूट्स, बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया ना
रीड ओनली फ्लैग है, ओनर कौन है, क्रिएटर कौन है, कोई अगर पासवर्ड है तो वो आएगा, कोई प्रोटेक्शन है, रीड राइट एग्जीक्यूट, इसमें से कोई प्रोटेक्शन अगर ऐड किया, एनक्रिप्ट किया है मैंने फाइल को, अगर फाइल को हिडन किया हुआ है तो हिडन फ्लैग सेट रहेगा, सिस्टम रिलेटेड फाइल है .exe टाइप के तो वो यहाँ पे आएंगे, आर्काइव फ्लैग्स अगर सेट होगा, अगर मैंने उसको कहीं पे बैकअप के लिए रखा है या आर्काइव करके रख दिया है। देन आस्काई बाइनरी फ्लैग होगा, टेम्पररी फ्लैग होगा, लॉग फ्लैग होगा, की पोजीशन, की लेंथ। अब इसमें से आपको 6 to 7 याद रखने हैं जो आप एग्जाम में लिखेंगे। टाइम ऑफ लास्ट चेंज, टाइम ऑफ लास्ट एक्सेस, क्रिएशन टाइम, की लेंथ, अगर मैंने उसको अगर एनक्रिप्ट किया हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए जो चाबी लगेगा, मैक्सिमम साइज कितना होगा, फाइल कितना बड़ा हो सकता है, करंट फाइल का साइज क्या है, ये सब आएंगे पॉइंट्स। तो ये आपको एक पूरा जो टेबल दिया है इसमें से सारे जो है वो याद नहीं रखना है, बट अगर मैं आपको 5 मार्क के लिए अगर आंसर पूछता हूँ तो 10 इसमें से याद रखना है जो आप वहां पे लेबल करेंगे जिससे मैं आपको फुल मार्क्स दे सकूँ। तो आप रैंडमली जितने भी याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पे यही आपके हो गए ना, टाइम, ये आपके 4 तो यहाँ पे हो गए, ये 5 हो गए, एंड ऊपर से और 5 याद रख लो कोई तो आपके 10 तो हो गए। सो यू शुड बी आंसर एटलीस्ट 10। हाँ, अगर एमसीक्यूज आता है तो वहां पे आपको ये पूरा टेबल में से कोई भी आ सकता है। थियरी एग्जाम अगर आया तो इसमें से कोई सिलेक्टेड ही आएंगे। दैट इज द डिफरेंस। सो व्हाट इज नो मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन? सो व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स अ इंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, मूव। मूव मतलब हम लोग कोई एक डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं। सो हम लोगों ने क्या बोला, मूव रजिस्टर 1, और उसमें कुछ तो लोकेशन दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव अ मेमोरी लोकेशन दैट इज 1000, और यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन जो है, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 1000 को हम लोग कहाँ पे मूव कर रहे हैं, रजिस्टर 1 के अंदर। रजिस्टर क्या रहता है, टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन रहता है, बराबर है। सो मैंने क्या बोला, मेमोरी लोकेशन 1000 के ऊपर जो भी डेटा है उसको रजिस्टर 1 में डाल दो। दस द मॉडल ऑफ मेमोरी प्रेजेंस टू अ प्रोग्रामर वाज सिंपली फिजिकल मेमोरी, अ सेट ऑफ एड्रेस फ्रॉम 0 टू सम मैक्सिमम, मतलब आपका मैक्सिमम एड्रेस जहां तक भी रहेगा वहां तक जाएगा। ईच एड्रेस करस्पॉन्ड्स टू कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सेल, है ना, जहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हम लोग वहां पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 8 बिट प्रोसेसर है तो नॉर्मली 8 बिट्स या 1 बाइट स्टोर होगा। देन उसके आगे आपका प्रोसेसर जो है वो, जैसे अगर मैं सॉरी मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ, दिस इज 64 बिट, तो इसके ऊपर जो एक इंडिविजुअल रजिस्टर भी रहेगा वो भी मिनिमम 64 बिट तो स्टोर कर ही पाएगा। और उसके बाद अगर रजिस्टर पेयर्स अगर हम लोग यूज करेंगे 128 बिट्स या उससे भी ज़्यादा डेटा वो स्टोर कर पाएंगे। सो आप जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं डेटा को, उसका साइज क्या है, उस पे रजिस्टर्स, उसके प्रोसेसर का साइज क्या है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बताएंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम एड्रेस जो करस्पॉन्ड होंगे। Under this condition, it is not possible to have two running programs in a memory at the same time. If the first program wrote a new value to say location 2000, then this would erase whatever value of the second program was storing there. So basically क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि we have some memory locations. अब ये memory location पे जैसे आप देखो कि हम लोग C++ प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करता है तो हम लोग वहाँ पे CLR SCR लिखते हैं। तो उसका मतलब क्या है, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मतलब आप जहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करने वाले हैं वहाँ पे कोई प्रीवियस प्रोग्राम का अगर आउटपुट है उसको फ्लश आउट करके नए प्रोग्राम का आउटपुट दे दो। अगर मैंने CLR SCR क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा तो क्या होगा कि प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट भी बताएगा और अभी का जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट भी बताएगा, तो दो आउटपुट्स आपको आएंगे। एंड उससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई कौन से प्रोग्राम का आउटपुट अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे सर्टेन मेमोरी लोकेशन जो है वो सेव्ड रखे थे प्रोग्राम्स के आउटपुट उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसमें से अगर कोई एक प्रोग्राम का आउटपुट आ गया है, उसका डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है, एक बार आउटपुट बताने के बाद में, जैसे समझो कि हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड एक बार डिस्प्ले हो गया, उसके बाद वो जो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है उसका मुझे जरूरत नहीं है ना, आई डोंट वांट दैट आउटपुट अगेन। मुझे आउटपुट मिल गया, चेक कर लिया मैंने, खत्म हो गया मेरा बात, मैंने प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तब मुझे वो आउटपुट का रिक्वायरमेंट होगा, आई डोंट रिक्वायर्ड इट राइट नाउ। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वी क्लोज दैट प्रोग्राम, एंड जो मेमोरी जो लोकेशन पे ये जो मेमोरी लोकेशन पे ये आउटपुट स्टोर्ड है दैट इज आल्सो नाउ नॉट ऑफ माय यूज। सो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम इफ यू एग्जीक्यूट एनी अदर प्रोग्राम तो प्रीवियस प्रोग्राम का हेलो वर्ल्ड वाला आउटपुट जो है वो फ्लश आउट हो गया, उसकी जगह पे नया आउटपुट मिलेगा।
वही सेम चीज यहाँ पे. So this would erase the whatever value second program was storing there. Nothing would work. Both the program would clash almost immediately. अगर आपके ये जो मेमोरी लोकेशन है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं होता है तो कोई एक आउटपुट ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है वो फ्लश आउट होकर दूसरा आ नहीं पा रहा है तो क्या होगा या तो दोनों दिखेंगे या एक भी नहीं दिखेगा. सो इसके लिए हम लोग C++ में CLR SCR कॉल करते हैं क्लियर स्क्रीन. उससे प्रीवियस आउटपुट जो है वो फ्लश आउट होकर आपका स्क्रीन पूरा क्लियर हो जाता है और नया आउटपुट दिखेगा है ना. तो यहाँ पे वही बोला है. सो इवन व्हेन द मॉडल ऑफ मेमोरी इज बीइंग जस्ट अ फिजिकल सेवरल ऑप्शंस आर पॉसिबल. 3 वेरिएशंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है. एक में आपको क्या बोला है, वी हैव अ यूजर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के ऊपर है, देन वी हैव अ यूजर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ रैम, देन वी हैव अ डिवाइस ड्राइवर है, यूजर प्रोग्राम्स है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है. नाउ 3 सिंपल वे टू ऑर्गेनाइज मेमोरी विद एन ओएस एंड वन यूजर प्रोसेस एंड अदर पॉसिबिलिटी आल्सो एग्जिस्ट हियर. क्या करेंगे हम लोग कि आप यूजर प्रोग्राम को पहले सपोर्ट दे दो और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है आप किस पे देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे. पहले में क्या बोला है कि नहीं बाय डिफॉल्ट इतना मेमोरी जो है हम लोग रिजर्व ही रखेंगे फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर ये नहीं किया तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम ने अगर ज्यादा स्पेस ले लिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज्यादा स्पेस बचेगा नहीं, आपका कंप्यूटर ही चालू नहीं होगा. सो दिस वन इज बेटर. देन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुत बार क्या हो रहा है कि आपके जो ड्राइवर्स है वो हेल्प कर रहे हैं आपके आउटपुट को लेके जाने के लिए. सो अगर कभी कभी वो आउटपुट्स अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैम है, यूजर प्रोग्राम्स आ गए एंड देन आपका कुछ रोम के जो कुछ चीज़ें है वो यहाँ पे लोड हो रहा है तो आपका मेमोरी जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो गया है ना. तो आप कौन से वे में चीज़ों को यहाँ पे हैंडल करेंगे, कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे, विच वन इज बेस्ट सूटेबल फॉर यू, बस यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो अभी तक हम लोगों ने इतने सारे जो एल्गोरिदम डिस्कस किए तो ये डायग्राम से तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे विच वन इज मोस्ट सूटेबल फॉर अस. सो आई कैन से कि दिस इज फर्स्ट वन इज द बेस्ट सूटेबल फॉर मी. और एल्स यहाँ पे मैं थोड़े बहुत डिवाइस ड्राइवर के लिए अगर स्पेस रख रहा हूँ लेकिन कंटिन्यूअसली अगर वो स्पेस उनके लिए रिजर्व रहेगा तो मेरा रैम जो है वो अननेसेसरीली ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रोम अलग रख दो, उसको यहाँ पे इंटरेक्ट मत होने दो. तो हम लोग के जो भी ड्राइवर है उसको मैंने कहाँ पे रखा है, रोम पे रखा है ना. अगर मैं स्पेसिफिकली कोई ड्राइवर कॉल कर रहा हूँ उसको आप यहाँ पे ला के रख दो. अदरवाइज यूजर प्रोग्राम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस फ्री रखो और बाकी जो स्पेस है वो किसके लिए रखेंगे, हम लोग ओएस के लिए रखेंगे. वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, बहुत सिंपल है. टेम्पररी आप कुछ भी फाइल मॉडिफाई करते हैं तो उसके जो पेजेस होते हैं आपके फाइल के है ना वो यहाँ पे स्टोर्ड रहेंगे टेम्पररी. और आप जब वो प्रोग्राम को या वो फाइल को बंद कर देंगे तो वो पेजेस जो है वो वापस अपने ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चले जाएंगे. दैट्स व्हाट वी मीन बाय वर्चुअल मेमोरी. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, बहुत सारे हम लोगों ने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देखे. दिस आर द लिस्ट ऑफ ऑल दोज एल्गोरिदम्स. अब मैं ये वापस नहीं बता रहा हूँ. ऑप्टिमल, नॉट रिसेंटली यूज्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकेंड चांस जो ऊपर देखा, क्लॉक पेज लास्ट टाइम मैंने बताया था, लास्ट लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड. ये देखो ये WS क्लॉक वाला लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था, इसके ऊपर डायग्राम भी देखा था. तो वही एल्गोरिदम्स यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिए हुए हैं, आपको अभी याद रखना है ये. ओके ये अब मैं वापस नहीं कराऊंगा. इफ़ यू रिमेंबर ये वाला डायग्राम किया था हम लोगों ने एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर गो एंड रिवाइज प्रीवियस लेक्चर्स. सो वो सारे एल्गोरिदम्स हो गए. हाउ मेनी नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स वी हैव उसका पूरा एक कॉमन लिस्ट यहाँ पे दिया है. ये सारे एल्गोरिदम्स आपको याद रखने हैं एग्जाम में. इसमें से MCQ भी आ सकते हैं एंड इसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं. और देयर माइट बी अ क्वेश्चन एक्सप्लेन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, list out different types of different page replacement algorithm and explain any one in detail. तो आपको ये सबके नाम लिखने पड़ेंगे और इसमें से जो भी कोई एक आपको आता है वो आप लिखेंगे और उसके आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे. ऐसा हो सकता है, ठीक है. Or else I can say कि list out any 4 or 5 page replacement algorithm and explain any one in detail. तो इसमें से कोई भी 5 नाम लिखेंगे और कोई एक एल्गोरिदम को डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे with its diagram. Then ये होने के बाद में यहाँ पे आपको देखो उसका पूरा एक समरी टेबल दिया हुआ है, कौन से पेज पे कौन से एल्गोरिदम के अंदर क्या चीज़ होता है. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स स्पेस एंड डेटा स्पेस. ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जो एल्गोरिदम्स पढ़े थे उसके अंदर, ठीक है. सो अभी ये भी आपको पढ़ना है. अब ये मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. एक्सप्लेन द कंसेप्ट वेयर टू प्रोसेस शेयरिंग द सेम प्रोग्राम शेयरिंग इट्स पेज टेबल एज वेल. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड पेजेस. शेयर्ड पेजेस का मतलब क्या हो गया, कोई एक डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय मी एज वेल एज विद समवन एल्स. सो वो टाइम पे हाउ वी आर गोइंग टू, जैसे प्रिंटर है
मुझे भी चाहिए, कोई दूसरे पर्सन को भी चाहिए। तो अब हम लोग दोनों ये प्रिंटर रिसोर्स जो है उसको कैसे हम लोग शेयर करेंगे? तो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो टाइम शेयरिंग पे डाल देंगे उसको कि भाई 2 मिनट मेरा 2 मिनट तेरा, अगेन 2 मिनट मेरा 2 मिनट तेरा, ये हो सकता है। या फिर अगर दोनों एक साथ ट्राई करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, है ना। या बोथ आर ट्राइंग टू गेट द रिसोर्स एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो किसी को नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है किसी एक को मिलेगा, दूसरे को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वही कंसेप्ट पे कैसे वर्कआउट होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो ये लेक्चर में विल जस्ट टेक अ स्मॉल 5 मिनट्स ब्रेक। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही चालू होगा उसमें हम लोग ये सेम चीज कंटिन्यू करते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीवन, एनी डाउट्स गाइस, एनी डाउट्स, एनीवन? No, sir. ओके, ठीक है। सो विल जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट लेक्चर चालू होते ही हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं।